गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। इसमें हम पिछली क्लास का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। जो हमने बाउंड चार्ज डेंसिटीज़ और बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी डाइलेक्ट्रिक मीडिएट कंडक्टर के लिए, उसके ऊपर हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, उसको पूरा अच्छे से समझाएंगे। उसमें डायरेक्ट समझा दिया था मैंने, इसमें मैं थोड़ा सा पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बाउंड चार्ज डेंसिटी। बाउंड चार्ज डेंसिटी दो टाइप की होती है, मैंने बताया था। बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा कंडक्टर। इसमें कोई भी आवेश होगा वो इसमें उपस्थित होगा। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आवेश इसकी सतह पर आ जाएगा। अब हमारे पास में यदि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, तो इसमें जो चार्जेज होंगे, जैसे हमारे जो एटम होता है वो न्यूक्लियस का बना हुआ होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक ना, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है और वो जो पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज है, उसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड है, जब तक कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट या कह दो पोलराइजेशन है, वो जीरो है, ठीक। अब यदि इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़े से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। रहते हैं मॉलिक्यूल में ही है, मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस हो जाते हैं। मॉलिक्यूल में रहते हैं, मॉलिक्यूल से बाउंड रहते हैं, इसलिए इनको बाउंड चार्ज कहते हैं। तो वो थोड़े से डिस्प्ले हो जाते हैं, जिससे पोलराइजेशन हो जाता है। और पोलराइजेशन का जो वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ठीक है ना। तो हम जैसे परिभाषित करेंगे P, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मान कितना होगा, dq अपॉन d2। d2 मान लिया हमने, कोई एक आयतन ले लिया, d2 वॉल्यूम एलिमेंट, उसमें आवेश dq है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एक n लेते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और हमारा जो डाइपोल है वो क्या है, माइनस q से प्लस q, और इसके बीच की दूरी कितनी है, d। और पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है, माइनस q से प्लस q की ओर, ठीक है। तो हमारा जो P होगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आवेश का परिमाण इंटू दोनों के बीच की दूरी, QD होगा, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये जो QD है, ये पर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो अपने डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, QD, NQD, ठीक है ना। और पूरे वॉल्यूम एलिमेंट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर NQD d2, ठीक है ना। तो ये हमारा d2 पूरा वॉल्यूम एलिमेंट है। इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा वो NQD d2 होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कितना हो जाएगा, dq अपॉन d2, dq नहीं आएगा ये, सॉरी dq गलत लिख दिया मैंने, dp, इसको dp लिख देते हैं, ठीक है ना। NQD d2, तो ये आ जाएगा, d2 का बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा NQD, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो
डाइपोल मोमेंट है वो NQD होता है, आवेश और दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी, एक डाइपोल की D जो कि बहुत कम होता है D, और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम आगे लेके चलेंगे हमारे जो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसको समझने के लिए। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अब अपने एक कंडक्टर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। अब इस पर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो डिस्प्लेस्ड होते हैं। ये ऐसे कंडक्टर है, ठीक है ना, ये इस पे सरफेस है, ये मान लिया हमने ले लिया डेल्टा ए। इस पे जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस ओर आ जाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ जो होंगे वो और नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज नीचे आएंगे तो जो पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं P की डायरेक्शन, जो कि होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। और ये जो डायरेक्शन है ये एरिया वेक्टर की है, और इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो है n के, बीच में एंगल है थीटा। अब हमारे पास में जो माइनस क्यू और प्लस क्यू जो डाइपोल है, दोनों पास पास होते हैं तो उसको डाइपोल बोलते हैं। और उसमें जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी है, उसकी डायरेक्शन को हम इस तरह से लेते हैं डी के रूप में, ठीक है। मैंने बताया था माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी डी, ये डी के रूप में। अब माइनस क्यू चार्ज डिस्प्लेस हो गया, प्लस उधर ही रह गया ऊपर ही। तो हमारे पास में यहाँ सरफेस में प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है। एक तरह से हम देखा जाए तो प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है इस वॉल्यूम एलिमेंट, इस सरफेस एलिमेंट में, सरफेस पे हो रही है ये घटना, ठीक है ना। तो प्लस चार्ज एच है, तो प्लस चार्ज कितना अपीयर हुआ है, डेल्टा क्यू। चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको गुणा करेंगे हम सरफेस एलिमेंट से और डी कॉस थीटा से। ये जो डी है इसकी हम इस तरफ घटक लेंगे, सरफेस एलिमेंट की तरफ, डी कॉस थीटा, ठीक है, और क्यू से गुणा कर देंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पूरे के पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम से गुणा कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, और इसको गुणा कर दिया क्यू से, तो टोटल चार्ज हो गया जो इसमें प्रवेश करा सरफेस के अंदर से। तो जब ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव चार्ज का, तो पूरा चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। बाउंड रहेगा मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल से बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसको बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये हमारा एक हुआ। और अभी हमने निकाला था एक P हमने लिया था, पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट NQD। तो इसमें NQD को क्या लिख देंगे हम, P, और डेल्टा A और कॉस थीटा, ठीक। डेल्टा A कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट एन के, और ये नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव चिन्ह लगा सकते हैं, P डॉट एन के। एन के क्या है, एरिया वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो P का मैग्नीट्यूड तो P आ जाएगा, एन केप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आएगा, और बीच में आ जाएगा इनका एंगल कॉस थीटा, और डेल्टा A सरफेस एलिमेंट है जो कि बहुत कम है, ठीक है ना।
एक मिनट, डेल्टा ए क्या है, सरफेस एलिमेंट है जो कि बहुत कम है, जिसको हम एक बार के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे है तो बहुत कम एलिमेंट है ये जो एरिया है बहुत कम है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारा जो बनेगा वो पी कॉस थीटा बनेगा, ठीक है ना, और इसको हम पी डॉट एन के लिख देंगे। और जो हमारा बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी, वो कितना आएगा, डेल्टा क्यू। एक मिनट, एक चीज़ रहेगी अपने, ये रहेगा साथ में, मैंने गलत बता दिया आपको, डेल्टा ए को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, डेल्टा ए रहेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। ये क्या है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो हम इसमें डेल्टा ए को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस पी डॉट एन के, ठीक है ना। पी तो क्या है, पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये एन के है डायरेक्शन में, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। डेल्टा ए वो सरफेस एलिमेंट है, और ये सब आवेश नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड होते हैं सरफेस से, और सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो सरफेस पे ये घटना होती है, इसलिए इसको हम बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और बाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बाहर नहीं आते हैं चार्ज, ठीक है ना, इसलिए इसको बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ऐसे ही बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर लिया, इसमें एक और हमने वॉल्यूम ले लिया d2, ठीक है। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आवेश इधर डिस्प्लेस होंगे और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होंगे, तो एक इस तरह से एक आयतन बना लेते हैं हम, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं d2, इसको d2 दे देते हैं बड़े वाले को, ठीक है, ये d2 नाम दे देते हैं। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं छोटा dA, और जो पोलराइजेशन का डायरेक्शन है वो इस तरफ है t, और ये थीटा। नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा, पॉजिटिव वहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो d2 है, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ p, वो कितना होगा, dq अपॉन d2, ठीक है ना। अब हमें वो आवेश निकालने हैं जो बाहर से इस वॉल्यूम में प्रवेश करते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम n, और फिर एरिया लेंगे डेल्टा a, और फिर d cos थीटा q, वही तरीका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एन क्यू डी को क्या लिख देंगे, P, और डेल्टा ए कॉस थीटा। डेल्टा ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम डी ए वेक्टर का, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस चलेगा क्योंकि माइनस चार्ज है, P क्योंकि माइनस से डिस्प्लेस होता है, P डॉट डी ए वेक्टर। इसको अगर हम सोल्व करेंगे P डी ए कॉस थीटा, बस ये डेल्टा ए लिखो चाहे डी ए लिखो एक ही बात है, तो ये इस तरह से सोल्व होगा। इसको P डॉट डी ए हम लिख सकते हैं। तो ये वो आवेश है जो कि बाहर से इस वॉल्यूम में एलिमेंट में प्रवेश करता है, माइनस P डॉट डी ए, ठीक है ना, टोटल चार्ज। और हमारा जो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो बी, वो क्या होगी, डी क्यू अपॉन डी टो। तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं रो बी डी टो, इस तरह से इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी इंटीग्रेशन के रूप में लिख देंगे, तो डी क्यू का मान लिखेंगे तो रो बी डी टो बराबर माइनस
पी डॉट डी ए इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सरफेस पे है तो सरफेस लिख दो और ये वॉल्यूम पे है, ठीक। ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है। ये हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से मिलेगा। वो क्या होती है, जैसे ये ए वेक्टर है, ए डॉट डी ए एस बंद सरफेस, इसको चेंज करेंगे डाइवर्जेंस ए डी वी वी वॉल्यूम, इस तरह से, ठीक है। तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये इसकी जगह लिख देंगे हम, जैसे ये पी डॉट डी ए, ये हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट में डाइवर्जेंस पी डी वी, ये मान हम इसकी जगह रख देंगे। तो रो बी डी टो, हाँ v की जगह हम टो ले रहे हैं तो टो ले लो, ठीक है ना। x बाई डी एक्स डी वाई डी जेड ही होता है। तो ये आ जाएगा v डाइवर्जेंस p और डी टो, ठीक है। ये नेगेटिव का निशान चल रहा है तो यहाँ नेगेटिव लेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब इसको वैसे भी लिख सकते हैं, रो बी प्लस डाइवर्जेंस पी और डी टो बराबर 0, ये हमारा होता है। अब इसमें हम कहीं भी हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे उसके लिए ये बात सत्य होगी, ठीक है ना। बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन का योग, उसका आयतन समाकलन 0 होगा। और ये जब सत्य होगा तभी रो बी प्लस डाइवर्जेंस पी 0 होगा, ठीक है ना। रो बी प्लस डाइवर्जेंस पी 0 होगा। तो हमारे पास बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, माइनस डाइवर्जेंस पी आ जाएगी, ये ऐसा आती है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाली माइनस पी डॉट एन के, ये तो हमारा बाउंड चार्ज डेंसिटी हुई, ठीक है। देख लेता हूँ कितने मिनट का हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बाउंड्री कंडीशन करते हैं। बाउंड्री कंडीशन हमारे दो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में सिलेबस में है ये, सेकंड पेपर में 4th यूनिट। थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। हम एक ऐसी सरफेस लेंगे जिसके दोनों तरफ दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की कोई स्पर्श करता हुआ जो घटक होगा वो टेंजेंशियल घटक होगा और जो उसके लंबवत घटक होगा वो नॉर्मल घटक होगा, ठीक है। लंबवत घटक, परपेंडिकुलर जो होगा वो लंबवत घटक। ई के लिए कर रहे हैं पहले हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जैसे ये हमारा सरफेस है, ये नंबर 1 मीडियम है, ये नंबर 2 मीडियम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। और ये जो घटक है वो स्पर्शी है E2T और ये जो घटक है ये लंबवत घटक है E2N। इसी तरह से इस तरफ है E1T और इस तरफ है E1N, ठीक है। हम इसको सिद्ध करने के लिए एक बंद लूप लेंगे, ठीक है। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये इस तरह से एक सर्किल बना लेंगे। इसकी लंबाई ले लेंगे L और इसकी चौड़ाई ले लेंगे H। तो ये पूरा हो जाएगा H/2 और ये भी हो जाएगा H/2, इस तरह से, ठीक है। हम एक मैक्सवेल इक्वेशन लेंगे, वो होता है कर्ल E इक्वल माइनस कर्ली B अपॉन कर्ली D,
अब सरफेस इंटीग्रल लेंगे कर्ल ई का, कर्ल ई डॉट डी एस इक्वल माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी डी एस। ठीक है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको हम रेखीय समाकल में चेंज कर सकते हैं बाई, जैसे ये रेखीय समाकल ए डॉट एल डी एल बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए डॉट डी एस। ये स्टोक प्रमेय होती है, तो इसको हम लिख लेंगे, एल लिख लो या लिख लो सी लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एल बराबर माइनस, अब डेल बी अपॉन डेल टी बाहर निकाल लो, हाँ डेल बी अपॉन डेल टी बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एल इस पूरे पथ के लिए लेंगे अलग अलग, तो हमारा जो ई डॉट डी एल होगा, एक तो होगा ए से बी ई डॉट डी एल, एक होगा बी से सी। ठीक है, वेक्टर आएगा इन पे, ई डॉट डी एल एक होगा सी से डी, ई डॉट डी एल एक होगा डी से ई, ई डॉट डी एल एक होगा ई से एफ, ई डॉट डी एल एक होगा एफ से ए, ई डॉट डी एल, और ई का मान क्या होगा, E1 t प्लस E1 n 1 का, और 2 का मान हो जाएगा E2 t प्लस E2 n, दोनों घटक होंगे ना, 1 मीडियम है और 2 मीडियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे ये ए से बी ई डॉट डी एल है, ये इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ए से बी E1 डॉट डी एल, तो इसमें हम लिख सकते हैं ए से बी जैसे E1 t प्लस E1 n डॉट डी एल, तो E1 n और डी एल इसका बीच में एंगल बनेगा 90, तो cos 90 होता है 0, ये 0 हो जाएगा, E1 t डी एल आ जाएगा, ए से बी E1 t डी एल, डॉट ले लो। ठीक है, डॉट हटाएंगे तो ये हो जाएगा cos 0 आएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, और E1 t बाहर आ जाएगा, और ए से बी डी एल, ए से बी की लंबाई कितनी है L, E1 t L आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मान। इसी तरह से बी से सी लेंगे, बी से सी लेंगे तो लंबवत घटक है वो आएगा E2n। अच्छा एक मिनट, यहाँ अपने 2 चलेगा, ठीक है ना, 2 मीडियम में है ना, अब बी से सी लेंगे तो लंबवत घटक आएगा, जैसे बी से सी ई डॉट डी एल, टेंजेंशियल जो घटक होगा E2t वो इसके लंबवत होगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा E2n गुणे में आएगा h/2। ठीक है, तो इसी तरह से सबका लिखेंगे, तो लिखते हैं अपने, और डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं C
ई डॉट डी एल बराबर इसका क्या आएगा ई टू टी एल, इसका क्या आएगा ई टू एन एच बाई टू, और सी से डी इसका क्या आएगा ई वन एन एच बाई टू, और इसका कटा किस तरफ है तो माइनस आएगा, माइनस और ई वन टी और एल आएगा। फिर इस तरफ चल रहे हैं तो लंबवत घटक माइनस ई वन एन एच बाई टू आएगा, और ये इस तरफ चल रहे हैं तो माइनस ई टू एन एच बाई टू। तो अब देखो ई टू एन एच बाई टू ये कैंसिल और ये कैंसिल, केवल ये दो बचेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा ई टू टी माइनस ई वन टी डॉट एल, ये एल आ जाए, गुणा में डॉट तो नहीं, एल है, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, ई डॉट डी एल हमने लिया था, रेखा समाकलन था माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डी एस था ना वो समाकलन में, तो इसका एरिया हो जाएगा एल क्रॉस एच, ठीक है। एल से एल ये कट जाएगा, और अगर हम ये माने कि ये जो चौड़ाई है एच ये अगर ज़ीरो हो जाए, मतलब लगभग ज़ीरो हो जाए, तो ये चौड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में लास्ट जो टर्म आएगी वो आएगी ई टू टी माइनस ई वन टी बराबर जीरो। इससे क्या होता है, ये सीध होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट बाउंड्री वो कंटिन्यूस है। मैंने लिखाया था कल के टॉपिक में कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूस एट बाउंड्री, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। अब हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक नहीं, वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का देखते हैं बाउंड्री में, ऐसे ही होगा डी का, ठीक है। हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेल डॉट ई, जो कि पहली इक्वेशन है रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो ये डाइवर्जेंस एप्सिलॉन जीरो ई इस तरह से लिख सकते हैं रो, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस डी रो, ये डी के रूप में आ गई। ये हमारा है पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। हम इसमें वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। एच ऊंचाई का, और ये पृष्ठ है S1, ये पृष्ठ है S2 वक्राकार पृष्ठ, और ये S3, एक मिनट, ये S2 लेता है, ये S3 और ये S4, ठीक है ना। और इस पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा उस तरफ n1 कैप, और इस पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा इस तरफ n1 कैप और ये n2 कैप, ठीक है। हमारे पास में d वेक्टर है, तो ये d1, ये d1 t और ये d1 n, इसी तरह से ये d2 t और ये d2 n, ठीक है। इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो v डाइवर्जेंस d dv बराबर रो dv। अब dv, ये जो डाइवर्जेंस है ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम A डॉट ds v डाइवर्जेंस A dv। तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी S d डॉट ds बराबर आ जाएगा रो dv, है ये। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको अलग अलग सरफेस पे लेंगे,
तो एस डी डॉट डी एस ये हो जाएगा S1 S2 S3 S4 D1 डॉट DS1 S2 किस में है D2 डॉट DS2 चलो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है D3 डॉट DS3 D4 डॉट DS4 ये हमने लिख लिया। अब D1 का मान हम क्या लिखेंगे D1T प्लस D1N इसी तरह से सबका ले लेंगे। जैसे S1 है ठीक है ना, इसका नॉर्मल कंपोनेंट इस तरफ आएगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट इस तरफ आएगा। इसका जो एरिया का जो दिशा है इस क्षेत्रफल सदिश है वो नीचे की तरफ है ठीक है ना। तो जो D2N है ठीक है ना वो नेगेटिव में आएगा, D2N नेगेटिव में आएगा और सरफेस आएगा इसका S1। S1 की जगह हम ले लेंगे वेक्टर कौन सा डॉट N2 कैप DS। एक मिनट थोड़ा सा रुकावट है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में लिया है माइनस मैंने पहले ले लिया। तो D2N2 कैप DS ये हम ले लेंगे इसकी जगह, पहले इंटीग्रल की जगह। दूसरे इंटीग्रल की जगह क्या हो जाएगा D2 DS2 तो वो D1 आएगा। सॉरी क्या कर दिया, एक मिनट ये 1 आ रहा है ठीक है। S2 में मीडियम उधर 1 लिया है, मीडियम 1 लिया है, एक मिनट D2N2 कैप DS ठीक है ना। तो उधर D1 लिया है तो उधर N1 लेना पड़ेगा ठीक है ना। ऐसा कर लेते हैं अपने ये 1 ये 2 ठीक है। अब तो D1 S1 उधर चला गया तो D2 की जगह D1 आएगा। चलो D1 कर दो, D1N और ये N1 कैप DS ये हो जाएगा। अब इसकी जगह D2 S2 तो ये इसमें क्या होगा D2N वेक्टर डॉट N2 कैप DS ये हो जाएगा। इसी तरह से D3 S3 और DS4 इसमें क्या होगा कि H को हम 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा S3 S4 तो ये 2 पद बचेंगे हमारे पास। अब इसको और सोल्व करें आगे तो जो N1 डायरेक्शन और D1N डायरेक्शन है, देखो D1N डायरेक्शन N1 डायरेक्शन सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं D1N और N1 ठीक है ना मैग्नीट्यूड में। और इसी तरह से D2N और N2 इसमें देखो ये अलग है तो ये आ जाएगा D2N और N2 ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड है। तो नॉर्मल जो कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ये आ जाएगा D1N माइनस D2N और ये जो चीज़ हम इसकी जगह लिखेंगे और ये रो डी भी ठीक है ना। ठीक है ना।
ये मान तो इसकी जगह आएगा, अब ये रो डी वी है, रो क्या होता है डी क्यू अपॉन डी वी। अब जो हमने वॉल्यूम जीरो कर दिया, वॉल्यूम जीरो कर दिया तो वॉल्यूम हमने नेग्लिजिबल कर दिया, तो हमारे पास में केवल डी क्यू बचा, और आवेश कितना है इसमें क्यू, तो रो की जगह हम क्यू लिख सकते हैं, और एक तरह से ये पूरा वॉल्यूम सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी डॉट डी एस की जगह d1n माइनस d2n बराबर सिग्मा, क्योंकि ये जो आएगा वो डी क्यू अपॉन डी वी की जगह क्यू अपॉन एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चार्ज पर यूनिट सरफेस होगा, ठीक है ना, मतलब एक सरफेस चार्ज डेंसिटी में आएगा तो ये सिग्मा आ जाएगा। हमने क्या किया, एस टेंस टू जीरो लिया, तो ये जो आयतन है वो सरफेस में कन्वर्ट हो गया, सरफेस पर आ गया, तो उस तरह से ये सिग्मा आएगा, रो डी वी सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आयतन शून्य हो जाएगा, केवल सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी बात समझ आ गई। तो d1n d2n माइनस सिग्मा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वो बाउंड्री पर डिसकंटिन्यूस होता है, और जब उसमें हमारे पास में आवेश उपस्थित हो और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो कंटिन्यूस होगा। जैसे सिग्मा अगर जीरो हो तो वो क्या होगा, d1n बराबर d2n। तो ये हमारा पूर्ण एक्सप्लेनेशन है बाउंड चार्ज डेंसिटी और बाउंड्री कंडीशन इन डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।